वेलकम टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड का आखिरी जो पार्ट है, क्योंकि पिछले कई लेक्चर से ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा है, यानी कि ऋग्वैदिक काल चल रहा है। आज इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल को ख़त्म करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, राजनीतिक जीवन है, उसको देखा था। आज हम लोग सोशल और उनकी जो रिलीजियस लाइफ है उसको इस वीडियो में देखेंगे। और जो ऋग्वैदिक पीरियड है, ऋग्वैदिक काल है 1500 BC से लेके 1000 BC, उसको इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। अगर सोशल लाइफ की बात की जाए तो सोशल लाइफ शुरू होती है एक परिवार से, एक फैमिली से, तो यहाँ पे भी बात हम लोग एक फैमिली से करेंगे या परिवार से करेंगे। और अगर आपको याद होगा पिछला लेक्चर, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है या बेसिक यूनिट ऋग्वैदिक पीरियड में थी, वो थी कुल। कुल यानी कि फैमिली। यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम था वो न्यूक्लियर नहीं था। यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम था वो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। लेकिन उन ज्वाइंट फैमिलीज में ऐसा नहीं होता था कि एक बाप है और उसके जो है सारे बेटे एक ही साथ रह रहे हैं शादी करने के बाद भी। यहाँ पे जो ज्वाइंट फैमिली होती थी उसमें कई जनरेशन एक साथ रहती थी, और सभी जनरेशन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इकट्ठे एक ही घर में रहते थे, जिसको कुल बोला जाता था। और उसमें नॉर्मली जो सबसे एल्डर होता था, सबसे बड़ा होता था, वो उसका हेड होता था और उसको बोलते थे कुलापाज। और ये जो हेड होता था, जो मुखिया होता था उस परिवार का, उसका ही सारा फैसला जो है अंतिम होता था। उसने जो बोला वही माना जाता था और उसको कोई बदल नहीं सकता था। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उसका डिसीजन इतना फाइनल था कि उसका शब्द, उसका शासन, एक जो हम लोग डायलॉग सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक फिट होता दिखाई देता है। क्योंकि कोई अगर उनकी बात नहीं मानता था तो उनको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत कठोर सज़ा दी जाती थी, जैसे कि कूड़े वगैरह मारना, चाबुक जो या लोहे की रॉड से मारना, या फिर जो है नॉर्मली जो जिसको हम लोग कहते हैं चाबुक की तरह इस्तेमाल करना, जो रस्सी के टाइप पे होता है कूड़े मारने के लिए, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था सज़ा देने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो फैमिली या वो कुल या फिर वो सोसाइटी नॉर्मली पैट्रीलिनियल होती थी और पैट्रियार्कल भी होती थी। पैट्रीलिनियल और पैट्रियार्कल में छोटा सा फर्क है। पैट्रियार्कल वो सोसाइटी होती है जहाँ पे हर चीज़ मेल डोमिनेटेड होती है, किसी भी चीज़ में फीमेल से ऊपर मेल को रखा जाता है। वहीं पैट्रीलिनियल सोसाइटी का मतलब है कि जो कुल चल रहा है, जो फैमिली चल रही है, वो पिता से चल रही है सारी चीज़ें, पिता फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा। वैसे सिस्टम को पैट्रीलिनियल कहते हैं। अगर दोनों में देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पैट्रियार्कल जो सिस्टम है वो ज़्यादा रिजिड हो जाता है, तो ये सिस्टम नॉर्मली दिखाई देता है। लेकिन इस पैट्रियार्की के बावजूद महिलाओं की या फीमेल की सिचुएशंस का, उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाता था। जैसे कि नॉर्मली इस टाइम पे 3 टर्म मिले ऋग्वैदिक पीरियड में। एक तो सद्यो दवा या फिर सद्यो वधु, दूसरा टर्म जो है ब्रह्मवादिनी, तीसरा है अमाजु। अगर पहले की हम लोग बात करें सद्यो वधु की, तो ये वो फीमेल्स होती थी, वो विमेन होती थी जो अपनी शादी तक पढ़ाई करती थी, और शादी होने के बाद अपनी ज़िंदगी, जिस ऋषि से शादी हुई, उनको समर्पित कर देती थी, उनकी फैमिली या फिर डोमेस्टिकेशन में अपनी लाइफ गुजार देती थी। दूसरा जो ग्रुप है या दो कैटेगरी है ब्रह्मवादिनी, इसमें जो फीमेल्स होती थी वो नॉर्मली शादियां नहीं करती थी, और शादी न करने की जो वजह होती थी वो उनकी स्टडीज़ होती थी। और स्टडीज़ यानी कि मेटेरियलिस्टिक स्टडी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल स्टडीज़, यानी कि अध्यात्म की ओर या फिर जो है सत्य की खोज या प्राप्ति, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड जो स्टडीज़ होती थी, जो पढ़ाई होती थी, उसके लिए ये लोग नॉर्मली अनमैरिड ही रहती थी पूरी जो है ज़िंदगी, अपनी विल से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से। तीसरी जो कैटेगरी है वो है अमाजू, और ये वो फीमेल्स होती थी जो कह सकते हैं कि जिनको कोई इशू होता था, कोई डिजीज़ होती थी, कोई बीमारी होती थी, या फिर एक टर्म आता है स्पेशली एबल्ड। नॉर्मली पहले डिसेबल्ड वर्ड यूज़ किया जाता था, बट आजकल उसको पॉजिटिव बनाने के लिए स्पेशली एबल्ड वर्ड यूज़ किया जाता है। कई सारी महिलाओं का जिक्र आता है, जैसे घोष का अमाजू थी, अपाला आता है, लोपामुद्रा एल है ये, सिक्ता, निवावरी, विश्ववरा, ये सारी जो है महिलाएं थी जिनका ऋग्वेद में जिक्र मिलता है, और कई श्लोक जो है इनके नाम पे दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं की जो शादी होती थी, शादी से पहले
फीमेल्स की या महिलाओं की परमिशन लेना ज़रूरी होता था, यानी कि सिर्फ मर्द की पसंद से शादियां नहीं होती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। यहाँ पे फीमेल्स की विमेन की परमिशन ज़रूरी होती थी। इसके साथ साथ अगर हस्बैंड की डेथ हो गई और कोई बच्चा नहीं है, या फिर हस्बैंड जो है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा शराबी है, पीटता है, तो वैसी कंडीशन में जो है अगर दिक्कत हस्बैंड में है तो फीमेल के पास अधिकार होता था कि वो डिवोर्स ले सकती थी। और अगर हस्बैंड मर गया बाई चांस, मतलब अनफॉर्चुनेटली, तो उनके पास रीमैरी का ऑप्शन होता था, दोबारा शादी कर सकती थी। और साथ ही साथ वहाँ पे एक ये भी ऑप्शन होता था कि अगर हस्बैंड मरा और कोई बच्चा नहीं है, तो फिर भी वो अगर बच्चा चाहती है और शादी भी नहीं करना चाहती, तो अपने देवर के साथ जो है वो एक फिजिकल रिलेशनशिप में आ सकती थी। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता था। और ऐसी सिस्टम को बोलते थे नियोग प्रथा या फिर प्रैक्टिस ऑफ लेवियरेट। और ये सारी चीज़ें बताने की वजह ये है कि लेटर वैदिक पीरियड में, जो 1000 से 500 बीसी का पीरियड हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो अधिकार यहाँ पे वुमेन्स को नॉर्मली दिए गए, वो अधिकार उस टाइम पीरियड में जो है बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर फीमेल्स की प्रॉपर्टी राइट की भी बात की जाए तो वहाँ पे नॉर्मली कोई प्रॉपर्टी राइट होता नहीं है। हिंदुज़म में कोई प्रॉपर्टी राइट नॉर्मली नहीं था, बाद में लॉज बने तो चेंजेस आए। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था। लेकिन अगर कोई विमेन अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, तो उसका जीवन यापन करने के लिए, उसका खर्च निकालने के लिए उसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती थी। और इसलिए यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए प्रॉपर्टी दी जाती थी। दूसरी चीज़ एक ये है कि जो शादियाँ होती थी वो शादियाँ नॉर्मली मोनोगैमी होती थी, एक पति और एक पत्नी। लेकिन कुछ केसेस में शादियाँ जो है पॉलीगैमी के रूप में भी दिखाई दी, यानी कि एक पति एक से ज़्यादा पत्नियाँ। और कुछ केसेस में पॉलीएंड्री का भी एग्जाम्पल दिखा, यानी कि एक जो है पत्नी हो और उसके एक से ज़्यादा पति हों। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आता है मरुत ब्रदर्स का और अश्विन ब्रदर्स का। मरुत ब्रदर्स जो है रोडेसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, और अश्विन ब्रदर जो है वो सूर्य के साथ, सूर्य जो है सन गॉड और संजना की बेटी मानी जाती हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखता है पॉलीएंड्री का। इसके अलावा एक एग्जाम्पल दिखता है मैट्रिलिनियल सोसाइटी का भी। यहाँ पे पैट्रिलिनियल सोसाइटी हम लिखें, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, या फिर एक एविडेंस, या फिर एक जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है मैट्रिलिनियल सोसाइटी का भी। इसके अलावा परिवार के बाद अगर थोड़ा हम लोग सोसाइटी में थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे देखें तो सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, तो बहुत जो है यहाँ पे कोई, या बहुत क्या बल्कि ना के बराबर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव यहाँ पे इस टाइम पे बिल्कुल ना के बराबर था। सोसाइटी इवॉल्व थी, बट नॉर्मली दो जो है ग्रुप देखा जाता था, एक आर्य और एक अनार्य। आर्य वो लोग थे जो वेदों में यकीन रखते थे, और वहीं अनार्य वो थे जो वेदों में नहीं मानते थे, जिनका जिक्र हम लोग कल भी किए थे, मतलब पिछले लेक्चर में। दासास, दस्यूस, पणीज, ये लोग वेदों में नहीं मानते थे। तो यहाँ पे ये दो डिवीजन दिखता है। लेकिन धीरे धीरे करके इस वैदिक टाइम पीरियड में 3 कैटेगरीज दिखाई देती हैं। पहली कैटेगरी जो थी वो तो प्रीस्ट की थी, पुजारियों की। दूसरी कैटेगरी बन गई वॉरियर्स की, और तीसरी कैटेगरी बन गई जो कॉमन जो पीपल होते थे उनकी कैटेगरी बन गई। यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो है वो प्रॉपरली इवॉल्व नहीं हुआ। वर्ण सिस्टम जो है लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व होता है, क्योंकि वर्ण सिस्टम का जिक्र हमको 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिखता है। और ये जो मंडल है, 10वां मंडल है, इसको लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। तो यहाँ पे जो 4 वर्णास का जो सिस्टम है, 4 वर्णों का सिस्टम है, वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखाई देता। 4 वर्णों का सिस्टम बेसिकली क्या है, जैसे कि भगवान जो ब्रह्म हैं, माना जाता है कि उनके जो है अलग अलग पार्ट से ये 4 वर्ण बने। जो ब्राह्मण हैं उनके मुंह से जो कॉस्मिक जो रेज निकली, वहाँ से ब्राह्मण बने। उनकी आम से, बाहु से क्षत्रिय बने। वैश्य जो है वो उनकी थाई से बने, और शूद्र जो है वो उनके पैरों से बने, जो नीचे का हिस्सा है। तो क्षत्रिय का काम है राज करना और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ब्राह्मण का काम जो दिया गया वो पूजा पाठ, कर्मकांड। और शूद्र जो था वो बाकी अपर वर्णास को कह सकते हैं सर्व करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए बनाए गए।
लेकिन शुरुआत में ये जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, ये बर्थ बेस्ड नहीं था। जन्म से कोई वर्ण किसी एक वर्ण में नहीं होता था। ये जो सिस्टम था, कैटेगरीज थी, वो ऑक्यूपेशन के आधार पे थी, यानी कि जो उनका उद्योग है, धंधा है, उसके आधार पे थी। लेकिन धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि ये वर्ण सिस्टम बहुत रिजिड हो जाता है और बर्थ पे आधारित हो जाता है। फिर धीरे धीरे कास्ट सिस्टम की तरफ कहानी आगे बढ़ती है। इसके अलावा, इस डिवीजन के अलावा, सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन हाँ, स्लेव यहाँ पे दिखाई देते हैं, गुलाम, स्पेशली फीमेल गुलाम्स यहाँ पे दिखाई देती हैं, महिला जो गुलाम थी, क्योंकि जो वॉर बूटी आती थी उसमें गुलाम भी आते थे और फीमेल गुलामों को तोहफे के तौर पे पुजारियों को दिया जाता था और वो लोग उनका इस्तेमाल घरेलू कामकाज में उन फीमेल गुलामों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि यहाँ पे डाउरी भी थी, लेकिन डाउरी जो है वो कंपलसरी नहीं होती थी, वॉलंटरी होती थी, जिसको जो देना चाहे दे सके। जैसे कि आज सोसाइटी में होता है, डाउरी जो है स्पेशली हिंदुइज्म में कंपलसरी एक तरीके से हो गई है। डाउरी पे बहुत बवाल हो जाता है। तो उस टाइम पे भी डाउरी थी, लेकिन वो डाउरी कंपलसरी नहीं थी। दूसरी चीज़ उनकी सोसाइटी के बारे में कि उनका फूड, उनका ड्रेस, अम्यूज़मेंट्स कैसे थे। तो फूड की बात की जाए तो वेज और नॉन वेज दोनों होते थे और कई सारी जो है फसलों का भी जिक्र मिलता है, जैसे कि गेहूं हैं, दालें हैं, बार्ली वगैरह का जिक्र मिलता है। ड्रेस की बात की जाए तो 4 तरीके की ड्रेस होती थी, वसा, अधिवसा, और होती थी एक उसनिया। वसा जो है वो कह सकते हैं कमर के ऊपर का हिस्से के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था उसको बोलते थे। अधिवसा जो होता था वो कमर के नीचे का जो हिस्सा होता था उसके लिए बोलते थे। और उसके अलावा उसनिया जो होता था ये बोलते थे मोस्ट प्रोबेबली टर्बन को, यानी कि पगड़ी को। और इसके अलावा एक और होता था, वो होता था निवी। निवी जो है बोलते थे अंडर गारमेंट्स को। तो ये 4 तरीके की ड्रेस जो है इस्तेमाल की जाती थी। ये प्रॉपर सिले वाले मतलब उस तरीके के नहीं होते थे जैसे आज के टाइम पे होते हैं। एक जो है लपेटने टाइप पे इनका इस्तेमाल किया जाता था। रही बात अम्यूज़मेंट्स की, तो इनके मनोरंजन के लिए भी चीज़ें होती थी, जैसे म्यूज़िक होता था या फिर जो है रेसिंग होती थी, चैरियट रेसिंग होती थी, हंटिंग वगैरह होती थी। ये सारी चीज़ें अम्यूज़मेंट्स में दिखाई देती हैं। इसके अलावा अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है उनका रिलीजन। रिलीजन में नॉर्मली जो है पॉलीथिज्म होता था, यानी कि एक से ज़्यादा भगवान माने जाते थे और 33 वर्ड आता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत से मूवीज़ वगैरह में या फिर स्पीचेस में सुना होगा आपने कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो या तो 33 करोड़ हैं या फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब सुनाई देता है, पता नहीं कब का है, कि 33 उच्च कोटि के देवी देवता हैं, सिर्फ 33। और पहले हम लोग सुनते आ रहे थे 33 करोड़। तो इसमें क्या सही है क्या नहीं, वो हमको ज़्यादा डीप उसके बारे में पता नहीं। तो जो भी हो सकता है उसमें जो भी सही हो। इसके अलावा कई तरीके के भगवान होते थे, उनकी अलग अलग जो है ग्रुपिंग की गई। जैसे कि टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन से जुड़े हुए होते थे, उसके अलावा एरियल आकाशीय भगवान होते थे, इंद्र हैं, पर्जन्य। इसके अलावा कैलेस्टियल होते थे, जैसे सूर्य हैं, उषा, विष्णु, रुद्र। विष्णु रुद्र जो है कह सकते हैं कि लोकल गॉड माने जाते थे। और लोकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हायरार्की होती थी भगवानों की, सबसे ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। और उस कैटेगरी में देखा जाए तो इंद्र जो आते थे, इंद्र जो भगवान थे वो पहले नंबर पे आते थे। और इस इनके लिए, इंद्र के लिए 250 हाइम्स या श्लोक्स जो है ऋग्वेद में जो है समर्पित किए गए। और इनको कई नामों से पुकारा गया, रथेष्ट, वृत्रहर। ये वृत्र एक डेमन थे था जो भी, तो उनको जो है मारा गया, तो इस वजह से वृत्रहर नाम पड़ा। इसके अलावा जितेंद्र, जितेंद्र बोलते हैं वो जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की हो, इस वजह से जितेंद्र भी बोला गया, सुमापा वर्ड भी दिया गया। और पुरंदर भी बोला गया, पुरंदर यानी कि द डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्वेलिंग्स कह सकते हैं, ये टर्म भी दिया गया। इसके अलावा इनकी वाइफ थी, नाम था इंद्राणी। सेकंड गॉड थे जो इम्पोर्टेंट माने जाते थे वो थे अग्नि,
200 हाइम्स इनको समर्पित की गई। और अग्नि का इम्पोर्टेंस जो है दो है। पहले इम्पोर्टेंस तो ये है कि माना जाता था उस टाइम पे कि ये वातावरण को प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मानी जाती थी कि ये भगवान और जो हवन में शामिल हैं उनकी बातों को ऊपर पहुंचाने के लिए कि ये इंटरमीडियरी के तौर पे काम कर रहा है, या फिर एक बिचौलिए के तौर पे जो उसकी लव होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है, वो यहाँ का मैसेज, ज़मीन का मैसेज ले जाके ऊपर पहुँचाता है। तो इसलिए अग्नि की इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। और इसका महत्व जो बेसिकली था अग्नि की पूजा का, या अग्नि जो अग्निदेव भगवान कह लीजिए, उनका जो इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि जब बच्चे की कामना हो, बच्चा यानी कि मेल चाइल्ड, एक बेटे की कामना हो तो हवन करवाया जाता था। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे होता यह था कि अगर बच्ची हो रही है तो इसको गलत नज़र से नहीं देखा जाता था इस टाइम पीरियड में, बाद में होता है। तो यहाँ पे अगर बच्ची हो गई तो उसका भी वेलकम किया जाता था, बट बच्चे की या बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा होती थी। तीसरे जो इम्पोर्टेंट गॉड हैं वो हैं वरुण माने जाते हैं, और 175 हाइम्स जो है इनके लिए समर्पित की गई। इनको रीत का भगवान माना जाता था, या फिर गॉड ऑफ मोरल्स माना जाता है, नैतिकता का भगवान, या फिर गॉड ऑफ वाटर बॉडीज भी माना जाता है। और ये जो है बहुत पावरफुल थे, और इनको माना जाता है कि ये स्वर्ग में एक सोने के महल में रहते थे जिसमें करीब 1000 स्तंभ बने हुए थे। इसके अलावा चौथे जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं मरुत देव। ये हवाओं के, तूफानों के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा एक और भगवान आते हैं सोमदेव। ये जो है इफेड्रा एक प्लांट था, उससे एक जो है कह सकते हैं मदिरा टाइप पे रस निकलता था जिसको सोम बोलते थे। तो ये इससे निकलता था, तो इसके देवता माने जाते थे। इसके अलावा लोकल गॉड थे जैसे कि रुद्र हैं, विष्णु हैं। इसके अलावा कुछ फीमेल गॉड्स भी थीं जैसे कि उषा, जिसका यहाँ पे पीछे आई थिंक नेम आया है, जैसे कि देखिए उषा। तो ये जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट गॉड्स थे, ये उनकी लिस्ट थी। अगर इनकी बात की जाए किस तरीके से यहाँ पे वर्शिपिंग होती थी, इनको पूजा किस तरीके से जाता था, तो पूजने का या पूजा करने का दो तरीका होता था। एक तो यह जो वैदिक मंत्र है उनका उच्चारण करना, मंत्रोच्चारण जो होता है, जो भी चांटिंग होती है पढ़ के उसको पूजा या जो भी याद किया जाता था भगवान को। दूसरा तरीका होता था वैदिक सैक्रिफाइसेस होते थे, यज्ञ होते थे, और इसमें दो तरीके के होते, स्मर्थ और श्रोता। स्मर्थ जो है ये नॉर्मली किसी पुजारी की इसमें ज़रूरत नहीं होती थी, जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वही आपस में सारी चीज़ें कर लेते थे। नॉर्मली पुजारी को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया जाता था और इसमें कोई बलि नहीं दी जाती थी। श्रोता में क्या होता था कि ये राजन जो मुखिया है उसके बिहाफ पे किया जाता था, और इसमें पुजारी शामिल होते थे, प्रिस्ट आते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सैक्रिफाइस यानी कि बलि भी दी जाती थी। तो ये कुछ कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट गॉड्स थे, उनकी हायरार्की थी और उनकी इम्पोर्टेंस। तो आज का लेक्चर इतना ही। हमारा जो ऋग्वेदिक पीरियड है वो आज कह सकते हैं कि पूरा हुआ, क्योंकि हमने सबसे पहले ऋग्वेदिक का एक ओवरव्यू लिया, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जो नॉलेज था उसको देखा, फिर उनकी पॉलिटिकल लाइफ देखी, राजनीतिक जीवन देखा, और आज हम लोगों ने देखा उनका जो है सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल, जो कि है 1000 से नॉर्मली 500 600 जो भी बीसी मान लीजिए आप। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पीरियड ऑफ महाजनपदा, स्टेट फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।